हेलो 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 नमस्कार जनता, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई स्वागत है आपका आपके माइंड मैप सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेरे पास वेक्टर, बोले तो सदिश। भाई पहले लेक्चर में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार बरसाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको ऐसे ही आगे आने वाले सारे के सारे लेक्चर को तमीज़ से देखना है और बहुत सारा प्यार उस पर बरसा के जाने का है, ठीक है। तो कमेंट और लाइक्स में कंजूसी ना करें, उसको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन बाबू, ठीक है। तो भैया आज हम करेंगे वेक्टर के बारे में, आपका माइंड मैप, जहां पे फिर से हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज को शॉर्ट में रिवाइज करने जा रहे हैं। तो भैया आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिना किसी देरी के लिए। भैया आओ शुरुआत करते हैं। सर मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। सर क्या होता है समझेंगे। भौतिक राशि, सर भौतिक राशि उनको कहते हैं जिनका मापन कर सकते हैं। ऐसी कोई भी राशि, ऐसा कोई भी टर्म, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मापन किया जा सकता है। सर जैसे कि सर लंबाई, चौड़ाई, भार, बल। हाँ सर बल कितना लगाया, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। सर आपका वजन कितना है, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। अच्छा सर दूध कितना लेके आए थे, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अरे हाँ सर समझ लो। तो ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन किया जा सकता है उसको कहते हैं भौतिक राशि। अच्छा सर अब होता है प्यार, गुस्सा, इसका मापन नहीं हो सकता। ये राशियां तो हैं लेकिन इनका मापन नहीं हो सकता, तो आप इनको भौतिक राशि नहीं कहते हो। सर प्यार करते हो कितना, इतना सारा। अब इतना सारा कितना सारा, कुछ वैल्यू तो बता, वैल्यू है ही नहीं, है ना। सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, बहुत। ये बहुत का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ऐसी राशियां जिनका मापन नहीं कर सकते हो, ऐसी टर्म्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज को नहीं बता सकते हो, उनको बोलते हैं अभौतिक राशियां, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब भौतिक राशियों को उनके दिशात्मक गुण के आधार पर, दिशा के गुण के आधार पर दो टुकड़ों में बांटते हैं। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश, है ना। सदिश राशियां उनको कहा जाता है जिनके पास परिमाण हो, मतलब की वैल्यू हो, दिशा हो। ओके सर, उसके अलावा सदिश योग के नियम का पालन करे। अच्छा तो ऐसी सभी राशियां जिनके पास परिमाण हो, दिशा हो, देखो रे ओए, देखो ऐसी सभी राशियां जिनके पास क्या सर, मेरे पास उनको परिभाषित करने के लिए एक तो परिमाण होना चाहिए। ओए क्या भैया, एक तो परिमाण होना चाहिए, परिमाण के अलावा दिशा भी होनी चाहिए। हाँ सर, जब किसी राशि के पास ये दोनों बातें होती हैं तो आप उसको सदिश कह सकते हो। लेकिन हाँ साथ में एक बात और होता है सर, क्या कि ये जो राशियां होती हैं वो मेरे पास क्या है, सदिश की बीजगणित योग के नियम का पालन करती हैं, सदिश के नियमों का पालन करती है। तो भाई कोई भी राशि अगर उसके पास परिमाण है, दिशा है और सदिश के बीज गणित के नियमों का पालन करता है तो आप उनको वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हो। सर ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी, एग्जांपल सर वेग होता है, त्वरण होता है, बल होता है। अच्छा सर ऐसी बहुत सारी राशियां हम लोग पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा सर अदिश किसको कहेंगे, अदिश, सर अदिश मेरे पास वो राशियां होती है जिनको परिभाषित करने के लिए, उनको पूरी तरह से समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। अच्छा तो वो राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, अदिश राशियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सर मास, द्रव्यमान, समय और आपका घनत्व। ओके सर, तो ये छोटे से एग्जाम्पल है। अच्छा सर जो आपकी अदिश राशियां होते हैं इनको जोड़ने घटाने के लिए जो आपके सामान्य नियम होते हैं सर, कौन से, बीजगणित वाले, है ना, सामान्य नियमों का इस्तेमाल करते हैं इनको जोड़ने घटाने गुणा भाग के लिए। समझिए क्या। हाँ सर, फॉर सिंपल एग्जांपल कहता हूं कि सर जैसे कि इनमें मान लो, ओई इनमें पास क्या है कि मान ले मेरे पास एक द्रव्यमान है कितना, 5 किलो, है ना, दूसरा द्रव्यमान से कितना मेरे पास है, 3 किलो। सर मैं कहता हूं मेरे को चाहिए कुल द्रव्यमान, तो m1 + m2 कर डालेंगे। सर टोटल आप इनको डायरेक्टली जोड़ के भैया 8 किलोग्राम कह सकते हो। लेकिन वही बात अगर मैं यहां को भाई बल की बात करूं, सर क्या, पहला बल कितना है, 5 न्यूटन है, दूसरा बल कितना सर, 3 न्यूटन है। तो भैया आप इनके परिणामी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर को 8 नहीं कह सकते हो। सर क्यों, क्योंकि इनके अपने अलग नियम है, इस पर निर्भर करता है कि आपका बल किस दिशा में होता है। अच्छा
तो दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, चलेगा, दौड़ेगा। 1 नंबर। आगे बात करो। अब समझो कि भाई सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं, उनको दिखाते कैसे, उनको दर्शाते कैसे, सर उन पे बात करते हैं। समझिएगा सर, वेक्टर को दिखाया कैसे जाए। देख, वेक्टर को दिखाने का सिंपल सा फंडा है भैया। वेक्टर क्या है? वो राशि जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों है। जब उसको लिखते हो तो दोनों चीजें दिखानी पड़ती है। वेक्टर ए के ऊपर तीर मतलब वो सदिश है, और ये ए और ए बार है ना, ए और ए कैप होता है। चल ठीक है, जो आपका ए है ये दिखाता है परिमाण को भैया, परिमाण ए। जो पीछे वाला सा वो दिखाता है दिशा को, और दिशा को दिखाने का काम हम करते हैं किससे? इकाई सदिश से। किससे? इकाई सदिश। सर इकाई बोले तो ऐसा सदिश जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दिशा को दिखाने में करते हैं। जैसे कि आपने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल लिखे होंगे। सर एक होता है आई कैप जो कि एक्स दिशा को दर्शाता है, एक होता है जे कैप जो कि वाई को दर्शाता है, एक होता है के कैप जो कि जेड दिशा को दर्शाता है। अच्छा, तो दिशाओं को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? यूनिट वेक्टर का, इकाई सदिश का। अच्छा सर, बढ़िया है, बात में एकदम समझ पा रहा हूं। चल ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार सर, चलेगा। अच्छा, अब समझेंगे। अगर मुझे उसी सदिश को डायग्राम में समझाना है कि मेरे पास उसका चित्र कैसा बन रहा है डायग्राम में, तो डायग्राम में ऐसे तीर वाली एक लाइन बनाते हैं। एक तीर वाली लाइन बनाते हैं सर, ठीक है। ऐसा तीर जो दिल को छू के जाए नहीं भाई, नॉर्मल तीर होता है, ठीक है। नॉर्मल तीर मारा गया सर। इसमें जो ये तीर होता है, ये तीर दिखाता है हेड को, सिर को। पीछे वाला ऐसा दिखाता है किसको? पूंछ को, टेल को। और जितना लंबा मेरे पास ये होता है, जितना लंबा हमारे पास ये सदिश होता है, उतना ही ज़्यादा लंबा मेरे पास क्या होता है? इसका परिमाण होता है। तो जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा इसका परिमाण मेरे पास होगा। सर जी हाँ, समझे क्या? ओके सर, तो लंबाई इसके परिमाण को दर्शाती है। चल ठीक है। अब दिशा है, परिमाण है, दिशा है, परिमाण है। परिमाण कितना वैल्यू है, कितना वो ज़्यादा है। दिशा डायरेक्शन, एक्स है, वाई है, जेड है, क्या उसका दिशा होगा। अच्छा, अब सदिश के प्रकार, ये इतने टाइप के सदिश आपको देखने को मिलते हैं, और भी होते हैं, पर अपने मेन बात हम इन पे करेंगे। ठीक सर। सदिश भैया कौन कौन से समझो कि सर इक्वल वेक्टर, समान सदिश सर जिनका परिमाण समान होता है, जिनका परिमाण समान होता है। तो वो दो सदिश जिनके परिमाण समान होते हैं वो समान सदिश कहलाते हैं ना। समान इक्वल वेक्टर, परिमाण और साथ में दिशा भी। बताऊं कि ऐसा कोई भी सदिश जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान है, परिमाण व दिशा दोनों समान, अगर दोनों सेम है तो उन दो वेक्टर को आप लोग समान सदिश कह सकते हो। मतलब कि आप इसको से लिखोगे ऐसे, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। चल ठीक है सर। पैरेलल, समांतर सदिश, समांतर मतलब एक ही दिशा में, क्या बोलते हैं? समांतर मतलब एक ही दिशा में, तब ये इनकी दिशा समान होती है, इनकी दिशा समान होती है। परिमाण सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दिशा समान होता है। ठीक सर, एक हो गया, दो हो गया सर। एंटी पैरेलल, प्रति समांतर, पैरेलल का उल्टा मतलब विपरीत। ठीक है, तो ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे से विपरीत होती हैं, उनकी दिशाएं एक दूसरे से क्या होती हैं सर? विपरीत होती हैं। अच्छा सर, फिर मेरे पास आता है भैया आपका नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। सर ऋणात्मक उनको कहते हैं जिनका परिमाण तो समान है, जिनकी वैल्यूज तो समान है, परिमाण एकदम सेम टू सेम होगा, लेकिन आपकी दिशा होगा विपरीत। दिशा होगा मेरे पास विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन मेरे पास होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया, शानदार है। यहां बात करता हूं सर कोलिनियर, सरेखीय, मतलब कि एक ही रेखा पे बनने वाले सदिश। मतलब कि मान लो कि मेरे पास कोई लाइन है, यहां पर ले भैया, है ना, एक ही लाइन है। तो एक ही लाइन पर अगर सदिश हो, मान लो एक सदिश मेरे पास ये रहा ए, एक सदिश मेरे पास ये रहा बी, तो अगर मेरे पास बनने वाले सदिश एक ही लाइन पर हैं तो आप उनको कहोगे संरेखीय सदिश। अच्छा सर, एक ही लाइन पर सरेखीय सर, डन है, काम मेरे पास बन जाएगा, बहुत बढ़िया, ये होगा डन। कोप्लेनर, एक ही तल में, समतलीय, एक ही तल में, एक ही तल में,
जब आपको दिए गए सारे सदिश एक ही तल में उपस्थित होता है तब आप उनको समतलीय सदिश कहते हो। सर ठीक है, चलेगा। सर हमारे पास क्या है आपका जीरो वेक्टर। जीरो मतलब जिसका परिमाण जीरो हो। अच्छा सर, जीरो वेक्टर मतलब जिसका परिमाण जीरो हो। परिमाण कितना है? जीरो है। परिमाण कितना है? जीरो है। सर इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल दियो तो समझाता हूं। देखो, अगर किसी वेक्टर का परिमाण वैल्यू जीरो है, फॉर सिंपल एग्जाम्पल के मान ले मैं यहां चुपचाप बैठा हुआ हूं तो मेरा वेग कितना है? सर वेग आपका जीरो वेक्टर होगा, शून्य सदिश। सर क्यों? क्योंकि मैं चल नहीं रहा। अगर मैं चला ही नहीं मेरे दोस्त तो मेरा वेग शून्य सदिश कहलाएगा जिसका परिमाण जीरो है। ओहो हो, चल ठीक है। मान ले मेरे पे एक बल लगाया इधर, एक बल लगाया इधर, दोनों का वैल्यू सेम, दोनों आपस में कट जा रहे हैं। अगर दोनों बल आपस में कट जाएंगे तो नेट कितना आएगा? जीरो। कितना हो गया? जीरो सदिश। अच्छा, तो कुल बल कितना निकला? जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। सर क्या बात सर, समझ में आया? ओके सर, ओके ओके ओके, चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर है बाबू। ओके चल आगे बात करते हैं। सर मेरे पास क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि भैया इसका परिमाण होता है एक। दूसरा, दिशा को प्रदर्शित करने काम आता है। दिशा को प्रदर्शित करने में काम आता है। दिशा को प्रदर्शित करने में काम आता है। चल जाएगा? हाँ सर, बढ़िया, एक नंबर, चलेगा चलेगा चलेगा। आई होप इसमें हमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से कुछ छोटी मोटी बात आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो सर मेरे पास क्या है, लिखा गया है ए वेक्टर। कितना भैया? 2i कैप। तो मेरे पास क्या है? ये उसका परिमाण है। और जो लिखा गया सर पीछे क्या है? आई कैप, ये होता है उसका दिशा। आई कैप दिशा दिखाता है एक्स दिशा को। ओके सर, मान सर मेरे पास क्या, अगला एग्जांपल लो। सर मैंने बी वेक्टर लिख दिया। सर कितना मेरे पास है? 3j कैप माइनस में, तो 3 होगा उसका परिमाण। 3 होगा उसका परिमाण। ओके, और जे कैप दिखाता है वाई दिशा को, आगे माइनस है तो माइनस का वाई दिशा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे यह काम करता है। अच्छा, पर मान ले कि अगर मैंने किसी सदिश को लिख दिया ऐसे, मैंने किसी सदिश को कुछ ऐसे लिखा है कि मान लो किसी भी वेक्टर को आप उसके घटक टुकड़ों के रूप में दिखाते हो। भाई x में कितना वैल्यू है? यस सर, उसकी दिशा i के। y में कितना वैल्यू है? उसकी दिशा j में। z में कितना वैल्यू है? दिशा k के। अच्छा, तो किसी भी सदिश को ऐसे टुकड़ों में दिखाया जा सकता है। अच्छा, अब मैं कहूं कि भैया मुझे इसका परिमाण बताओ, तो किसी भी सदिश का जब हम लिखते हैं परिमाण, परिमाण लिखने का सिंपल फंडा क्या है? सर इसके x घटक का स्क्वायर, इसके y घटक का स्क्वायर, इसके z वाले टुकड़े का स्क्वायर, सबको जोड़ो और अंडर रूट कर दो। ऐसे आपको उस सदिश का परिमाण मिल जाएगा। ले भाई, परिमाण ऐसे निकालोगे। सर सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको रट के रखना है। चलेगा? अच्छा सर, आपने अभी बताया सर क्या? यूनिट वेक्टर। हाँ सर, यूनिट वेक्टर दिशा को दिखाने में काम आता है। तो अगर मैं आपसे कहूं यूनिट वेक्टर है ना, जिसका परिमाण एक होता है, वे लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर की दिशा अगर मुझे बताना है, किसी भी वेक्टर की दिशा दिखाना है, तो आप उस पर ऊपर ऐसे बनाओगे टोपी के। अच्छा, निकालते कैसे? सब वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? सदिश बटे उसका परिमाण। मतलब कि सदिश मेरे पास ये रहा, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। सर जी हाँ, बटे में उसका परिमाण होगा सर ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर, z का स्क्वायर। ऐसे करके आप इसका परिमाण निकाल सकते हो। शॉर्ट, सिंपल, प्यारा सा। ठीक सर, और बहुत काम का है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक सर, एक एग्जाम्पल से फटाफट दे दो। ये बात देख, p वेक्टर है सर, कितना मेरे पास? 3i कैप 4j कैप। मेरे को चाहिए इसकी दिशा, तो p का दिशा p कैप कैसे निकालोगे? सदिश बटा उसका परिमाण। तो सदिश कितना है? 3i कैप 4j कैप। मेरे को चाहिए इसका परिमाण, तो बटे में x वाले टुकड़े का स्क्वायर 3 स्क्वायर, y वाले टुकड़े का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। हमने कल बेसिक मैथ में बताया था 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, तो रूट हटाओगे तो मेरे पास कितना आएगा? 5। ये बन गया यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण कितना? 1 होगा। डन सर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है भाई, चलेगा? हाँ जी सर, है ना, समझिए भैया।
हमारे पास क्या है, इसका परिमाण 1 होगा तो भैया इस बात को समझिएगा, यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण हमेशा 1 आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लो अगर मैंने आपको एक दे रखा है यूनिट वेक्टर ए कैप, किधर रखा है, मान लो मेरे पास है ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो समझना भैया, अगर ये यूनिट वेक्टर लिखा गया तो इसका परिमाण ही मेरे पास 1 आएगा। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का अंडर ये हमेशा कितना 1 आएगा। ये बात याद रखना, यूनिट वेक्टर का परिमाण हमेशा 1 आता है। निकालते कैसे, ये फॉर्मूला होता है सर, ठीक है, चलेगा दौड़ेगा, अरे 1 नंबर, मजा आएगा सर, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, शानदार। आओ मेरे दोस्त, अब बात करते भैया इसके बारे में कुछ और खास बातें, कुछ और खास बातें। सर क्या कि सर दो सदिश के बीच में कोण कैसे निकाला जाए, दो सदिश के बीच में कोण को कैसे दिखाते हैं, कैसे डायग्राम में समझाते हैं। लिखा गया है हेड टू हेड, टेल टू टेल, मतलब कि या तो दोनों सदिश के सर से सर मिलाओ या पूंछ से पूंछ मिलाओ। क्या कहता हूं कि मान लो अगर मेरे को दे रखा है वेक्टर कुछ ऐसे, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो अगर मुझे इनके बीच के कोण को बताना है तो हमें या तो इनके सर से सर को मिलाना है या पूंछ से पूंछ को। सही कैसे करेंगे, आप वेक्टर को आगे पीछे ऊपर नीचे सरका सकते हो, सरका दूंगा तो भैया उसको उठा के पीछे ले आओ। जब पीछे लाओगे तो ए और बी दोनों की पूंछ आपस में मिल गया है, तो अब इनके बीच में जो कोण होगा वो इनके बीच का कोण कहेगा। ठीक सर, ये जो कोण है ये वेक्टर के बीच का कोण कहा जाएगा। या फिर आप इस बी को पीछे ले आओ, सर ठीक है, इनके सर से सर मिला दो, ये रहा ए, ये रहा बी, बिना इनकी दिशा बदले सिंपल को मिला दो। अब जो ये कोण होगा फिर से मेरे पास वही थीटा बनकर आएगा। तो जब कभी दो वेक्टर के बीच में कोण निकाला जाए, या तो उनके सर से सर को मिलाओ या पैर से पैर को मिलाओ, तब जाके आप लोग सही आंसर उसका देख पाओगे। क्लियर है दोस्त? हाँ सर, बढ़िया। आ मेरे लाल, आगे देख, अगले कहानी सुनो कि सर सदिश का परिमाण बता चुका हूँ। यस सर, सदिश का परिमाण हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं सर। जी हाँ, काम की बात याद रखने का है कि ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, डन है। ठीक सर, अब सदिश के घटक करने का सीखने का, सदिश का घटक करना अपने को सीखना है सर। ठीक है, समझा दो ना, कौन सी बड़ी बात। चल देख सर, अगर मुझे सर करना है घटक, हमारे पास क्या है, कोई सदिश है। यस सर, कोई सदिश मेरे पास ए है, मेरे को इसके करने हैं घटक। कहाँ पे, एक्स और वाई, या कोई दिशा होती है, कोई भी दिशा में आप इससे घटक कर सकते हो। अब घटक करने के लिए आपको किसी एक दिशा से कोण पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इसके घटक कर रहा हूँ सर एक्स और वाई में, तो एक्स या वाई किसी भी एक से मुझे कोण पता होना चाहिए। सर ठीक है, फिलहाल मुझे एक्स के साथ कोण पता है थीटा। हाँ सर, तो जिस तरफ कोण पता होता है, जिस दिशा के साथ कोण पता है, वहां पे आएगा कोस वाला घटक। तो ए का कोस वाला घटक, तो ए का घटक सा कहाँ, एक्स में, तो ए का घटक एक्स दिशा में ए एक्स, ए कॉस थीटा। और उसी वेक्टर के दूसरी तरफ 90 डिग्री कोण पर आपका आएगा दूसरा घटक ए वाई, ए साइन थीटा। अच्छा सब मान लो अगर इसमें मुझे कोण ये पता होता तो सब कोई दिक्कत नहीं, जहां कोण पता है उधर कोस लग जाएगा। तो ए का कोण यहां पता है, तो ये वाला घटक वाई वाला ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। कोण अगर यहां नहीं पता है तो यहां पे ए साइन थीटा बन जाएगा, या आपका एक्स घटक बन जाएगा। अच्छा सर, तो जिस तरफ कोण पता है उस तरफ कोस लगा दो। सर ठीक है, लगा देंगे। तो मेरे पास क्या है, एक आया एक्स वाला टुकड़ा, एक आया वाई वाला टुकड़ा। सर जी हाँ, अगर ध्यान दो उस ए को यहां ले आऊं बटे में, तो कोस का वैल्यू मिल जाएगा। यस सर, कोस थीटा बनेगा ए एक्स बटा ए, साइन थीटा बनेगा ए वाई बटा ए। अरे वाह सर, चलेगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, जब उसको रखोगे तो आपको परिमाण यही मिलेगा। तो वेक्टर को लिखा एक्स वाला भाग यस आई कैप दिशा में, यस सर, वाई वाला परिमाण जे कैप दिशा में रख दिया, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। परिमाण हम लोग जानते हैं एक्स वाले टुकड़े का स्क्वायर, वाई वाले का स्क्वायर, अंडर रूट। जी हाँ, तो ऐसे किसी भी वेक्टर के टुकड़े किए जा सकते हैं। चल ठीक है, चलेगा, डन। यहां बात करते हैं, अगर हम वेक्टर के घटक करने जा रहे हैं सर, कहां पे, 3D में, 3 वे में एक्स वाई जेड तीनों में तोड़ना, एक्स वाई जेड तीनों में ही तोड़ना है। तो क्या बोलता हूं कि मान मेरे पास कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर मेरे पास क्या है, ए है, और उस ए वेक्टर का एक्स वाई जेड तीनों के साथ कोण दे रखा है। एक्स के साथ कोण कितना, अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। तीनों अक्ष के साथ कोण पता है, तो मैंने कहा था कि जहां कोण पता होता है उस तरफ कोस वाला घटक डालना होता है। चल ठीक है, तो भाई ए का कोण पता है अल्फा एक्स के साथ, तो ए कॉस थीटा, तो ए का घटक एक्स में ए कॉस थीटा अल्फा।
सो y में a cos बीटा, z में a cos गामा। अरे वाह सर, ये तो मज़ेदार चीज़ है। तो भैया a cos अल्फा, a cos बीटा, a cos गामा, सर सही है, बात समझे क्या? हाँ सर बिल्कुल समझा। ये कलर अच्छा लगा, कलर अच्छा नहीं लगा मेरे को, चेंज करो उसको, ये लो, ये अच्छा है, ठीक है, ऐसे कर देंगे, चलेगा? हाँ सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। अच्छा सर, अब अगर मैं a को ले आऊँ बटे में तो x बटा एक, है ना, a को लाओ बटे में तो a y बटा a। तो ऐसे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तीनों की वैल्यू को निकाला जा सकता है। cos अल्फा मिल गया, cos बीटा मिल गया, cos गामा मिल गया, सर ठीक है। अब अगर मैं इनके परिमाण को निकालता, है ना, परिमाण को निकालता या फिर इनको स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो मेरे पास वेक्टर को लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तीसरा भी है तो ए जेड के कैप लगा दिया। अब जब इनके परिमाण को इसमें रख के निकालते हो, सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करने पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला पूछ सकता है या फिर इस पे आधारित सवाल पूछ सकता है। वो है मेरे पास ये वाला, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सर अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा वेक्टर का एक्स वाई जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, ठीक है सर, चलेगा सर, दौड़ेगा, एक नंबर। थोड़ी गर्मी लाग रही है बाबू, ठीक है ठीक है। अब अगर कोस को लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको साइन के पदों में बताओ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल में कितना 2 आता है। ये क्वेश्चन हमने अलग की क्लास में किए हुए हैं, तो शॉर्ट में इसको याद रखो कि भाई काम की बात है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2D घटक सिर्फ एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड होगा, 3D में तीनों आएंगे, एक्स वाई जेड तीनों मेरे पास आएंगे, ठीक है, चलेगा। घटक करना सीख लिया सर? जी हाँ सीख लिया। अब सदिश के योग का नियम कि भैया सदिश का योग करना है, सदिश को जोड़ना है, दो सदिश को जोड़ना है। तो जब कभी दो सदिश को जोड़ा जाता है तो वो लिखने में आता है ऐसे, परिणामी, कि दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सदिश का योग कह दो या दो सदिश का परिणामी कह दो, एक ही बात है। सदिश का योग कह दो या दो सदिशों का परिणामी, रिजल्टेंट जिसको कहते हैं, दो सदिशों का परिणामी या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इनको कहेंगे। अच्छा अब सर सदिश को जोड़ने के मेरे पास क्या है, 3 अलग अलग नियम होते हैं जिसमें 2 तो ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला नियम मेरे पास होता है सर त्रिभुज का नियम, पहला मेरे पास होता है त्रिभुज का नियम। सर जो क्या कहता है त्रिभुज का नियम, सिंपल सी बात कहता है कि सर अगर मुझे P और Q को जोड़ना है, P और Q को जोड़ना है तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में आपको लिख के दूं तो क्या कहता है कि सर दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में, दो भुजाओं के रूप में समान क्रम में रखा जाए, समान क्रम में रखा जाए, समान क्रम में रखा जाए, तब विपरीत क्रम में, तब विपरीत क्रम में अंतिम भुजा परिणामी को दर्शाती है, परिणामी को दर्शाती है। थ्योरेटिकल भैया, प्योर थ्योरेटिकल है ना, समझिएगा कि क्या कहता हूँ कि सर मुझे इन दो वेक्टर को जोड़ना है, सर जोड़ो। हम क्या मना कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इन दो वेक्टर को समान क्रम में, मतलब कि एक के सर पे दूसरे का पूंछ, तो पहला वेक्टर P वेक्टर इसके सर पे दूसरे को रख दो, रख दिया, समान क्रम में रख दिया। तो हमने आपके दो वेक्टर को समान क्रम में रखा त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में, बिना उनकी दिशा को बदले एक क्रम में रख दिया। अब जो इनका तीसरा भुजा बनेगा उल्टे क्रम में, ये गए थे ऐसे, वो जाएगा ऐसे, उल्टा। देखो ये गया था ऐसे, इसको डाल बिल्कुल उल्टा, तो उल्टे क्रम में जो आपका तीसरा भुजा बनेगा वो इनके परिणामी को दर्शाएगा, ये वाला,
ये आपके आर को दर्शाएगा। सर ठीक है, आर दिखा दिया, पी और क्यू का परिणामी आर। अच्छा, दूसरा हमें पता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है? ये सिंपल सी बात कहता है कि सर दिए गए दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के रूप में दिखाओ। समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के रूप में दिखा दो तो उनके बीच से गुजरने वाला जो होता विकर्ण, उनके बीच से गुजरने वाला जो होता विकर्ण, डायगोनल जो होता वो परिणामी सदिश आर को दर्शाता है। और अगर कायदे से देखोगे ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, तो दोनों बेसिकली सेम ही हैं, बस आपको बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। सर ठीक है सर, अब दोनों सॉल्व करोगे फॉर्मूला मेरे पास सेम आएगा। दो सदिश के रिजल्टेंट का वैल्यू हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से। दो वेक्टर के परिणामी का जो वैल्यू है वो आएगा इस फॉर्मूला से, जो आपको याद रखना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मतलब थीटा अलग अलग होगा तो उनका अलग अलग वैल्यू मेरे पास आएगा। थीटा चेंज करो वैल्यू अलग, थीटा बढ़ा दो बढ़ जाएगा, थीटा कम कर दो कम हो जाएगा, पता नहीं है, वो डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू पे। थीटा का वैल्यू कैसा है उसके आधार पर रिजल्टेंट में हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक सर, समझेगा? देखो क्या कहते हो। अब हमारे पास इस परिणामी, इस रिजल्टेंट का तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट, परिणामी, रिजल्टेंट बोलो तो परिणामी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कर रहे हैं, परिणामी कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो निकलती इस फॉर्मूला से। पी क्या है? पी पहले वेक्टर का परिमाण, क्यू क्या है? दूसरे वेक्टर का परिमाण, थीटा क्या है? उनके बीच का कोण है थीटा। यस सर, कौन सा? ये वाला थीटा, देख रहे हो? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। अब मैं कहता हूं कि इसका मान अधिकतम कब आएगा या न्यूनतम कब आएगा? तो दो वेक्टर का परिणामी न्यूनतम तब मिलता है जब उनके बीच में से कोण होता है 180 डिग्री से। मतलब 180 डिग्री होने का मतलब क्या है कि दोनों सदिश एक दूसरे से उल्टी दिशा में, मतलब कि अगर एक है आगे दूसरा है पीछे, जब मेरे पास ऐसा होता है, जब मेरे पास ऐसा होता है तो इनका रिजल्टेंट सबसे कम आता है। और कितना आता है? उनके अंतर के बराबर, P माइनस क्यू, सबसे कम। और सबसे ज्यादा वैल्यू जो मुझे मिलता है वो कब? जब उनके बीच में कोण होता है 0 डिग्री। 0 मतलब दोनों वेक्टर समान दिशा में, ऐसे P और Q समान दिशा में। अगर समान दिशा में तो आप उनको डायरेक्टली जोड़ सकते हो, तो परिणामी मेरे पास कितना? P प्लस क्यू आएगा। और तो मतलब कि आपका जो रिजल्टेंट है, जो मेरे पास परिणामी है, वो हमेशा न्यूनतम और अधिकतम मान के बीच में ही रहेगा, हमेशा न्यूनतम और अधिकतम मान के बीच में ही रहेगा। मतलब कि R की वैल्यू हमेशा P माइनस क्यू और P प्लस क्यू इनके बीच में ही गारंटीड आएगी ही आएगी। क्लियर है क्या? हाँ सर चलेगा, डन है सर। और जो आपका रिजल्टेंट है, अगर उसका P से कोण अल्फा है तो वो अल्फा आप लोग निकालोगे इस फॉर्मूला से। अल्फा निकला भैया इस फॉर्मूला से, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अगर उसका कोण Q के साथ बीटा है तो वो आप इससे निकाल सकते हो। सिंपल सी कहानी, चलेगा क्या? हाँ सर। तो मुद्दे की बात से मोटी मोटी से क्या है, एक तो ये फॉर्मूला रटने का है मेन, ये आपका जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम और मैक्सिमम इनके बीच में होता है। सर ठीक है, मिनिमम कितना? P माइनस क्यू, मैक्सिमम कितना? P प्लस क्यू। मिनिमम कब आता है? जब कोण होता है 180 डिग्री। मैक्सिमम कब आता है? जब कोण होता है कितना? 0 डिग्री। सर ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर। ठीक सर, चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आई होप इसमें मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं होगा। हाँ सर। अब एक मेरे पास क्या होता है, बहुभुज का नियम। बहुभुज के नियम से हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन हाँ कुछ खास बातें। मान मेरे पास क्या है, जोड़ने वाले सदिश दो से ज़्यादा है। सर सदिश मेरे पास दो नहीं है, दो से अधिक सदिश है जिन्हें मुझे जोड़ना है, दो से अधिक सदिश है जिन्हें मुझे जोड़ना है। सर ठीक है। तो अब अगर सारे सदिश को इस त्रिभुज नियम के अनुसार समान क्रम में जोड़ते चले जाओ, भाई एक के सर पे दूसरे की पूंछ, दूसरे के सर पे तीसरे की पूंछ, लाइन से ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, एक के सर पे दूसरा, दूसरे सर पे तीसरा। ओके सर। तो हम क्या कहते हैं, यदि 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 सभी सदिश मिलकर बंद बहुभुज बनाते हैं, सभी सदिश मिलके बंद बहुभुज बनाते हैं, तब उनका
तब उनका परिणामी कितना आता दोस्त, 0 आता है। तब उनका परिणाम भी कितना, 0 बोला जाता है। अच्छा मतलब देखो ए वेक्टर रहा, यस, इसके सर पे दूसरा रखा बी, बी के सर पे कितना तीसरा सी, सी के सर पे कौन सा चौथा डी, डी के सर पे कौन सा ई, सारे के सारे मिलकर बंद बहुभुज बना पा रहे हैं। यस सर, तो मतलब क्या है, इन सब का रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। इन सब को जोड़ने पर जो नेट वैल्यू मेरे पास आएगी सो वो कितना होगा, 0 होगा। अच्छा मैं कहता हूं कि मान लो बंद बहुभुज ना बना, मैं कहता हूं बंद बहुभुज ना बना। यदि बंद बहुभुज न बने मतलब सर कि उनका रिजल्टेंट 0 नहीं है, उनका रिजल्टेंट 0 नहीं है कि भैया मेरे पास क्या देखो, ए को जोड़ा बी के साथ, बी पे जोड़ा सी के साथ, यस सर, और फिर सी में जोड़ा अपन ने डी, सर ठीक है, 4 ही सदिश थे, ये सारे मिलके बंद नहीं कर पाए, ये सारे मिलके बंद नहीं कर पाए तो रिजल्टेंट 0 नहीं है, रिजल्टेंट 0 नहीं है। तो सर फिर रिजल्टेंट क्या बनेगा, सर रिजल्टेंट बिल्कुल इसकी तरह अगर बंद नहीं हुआ है तो उल्टी दिशा में जो आखिरी भुजा बनाओगे, उल्टी दिशा में जो आखिरी भुजा बनाओगे सर, उल्टा देखो ये चल रहा था ऐसे, हमने बनाया इनसे उल्टा ये वाला, तो ये जो होगा आखिरी सदिश ये बनेगा इनका रिजल्टेंट। अच्छा तो ये बंद बहुभुज का नियम होता है जो अपने को डायरेक्टली याद रखने का है। ठीक सर, हाँ सर एकदम परफेक्ट, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। अच्छा अब इससे सवाल हालांकि थोड़े कम बनते हैं, मेन काम यहां से बनता है। मोस्टली क्वेश्चन आपके एक तो इस वाले पॉइंट से होंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपके इस वाले पॉइंट से बनते हैं, मार्क करता हूं इसको, इस वाले पॉइंट से, ये पॉइंट काम का है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से आपके मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं या डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आते हैं। हाँ सर, और फॉर्मूला बेस में भी क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है जो अपने को कई बार सवालों में देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ वाला। ठीक है, डायरेक्टली देख क्या दे रखा है, अपने को बोला गया सर क्या, देखो ए और बी का परिणामी आर ए के लंबवत, सर मतलब कि सर मेरे पास केस कुछ ऐसा आया है कि दो सदिश हैं ए और बी, इनके बीच में से कोण क्या 90 डिग्री से ज्यादा है और इनका जो परिणामी है वो ए के साथ 90 डिग्री पर है सर, कुछ ऐसे। अच्छा तो ये जो कोण है अल्फा वो कितना 90 डिग्री है। तो जब जब ये वाला केस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आपका इनके बीच का कोण हमेशा cos थीटा माइनस ए बटा बी बनेगा, माइनस ए बटा बी आपका इनके बीच का कोण आएगा जो आप वैल्यू में निकाल सकते हो। अच्छा अगर मेरे को ये वैल्यू मिलता है तो इनका जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा मेरे पास आर, वो आर सर मुझे मिलेगा इस फॉर्मूला से, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। डायरेक्टली याद रखो, क्वेश्चन में इस्तेमाल करो, आंसर गारंटी मेरे पास आएगा। ठीक सर, बाकी क्वेश्चंस आपके सिंपल फॉर्मूला बेस होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस होता है, उनको याद रखोगे अपने पास काम हो जाएगा। चल ठीक है, अब नोट सर आपके दो सदिश के रिजल्टेंट से जुड़े कुछ खास बिंदु होते हैं जो आप लोग पूरी फिजिक्स में कई बार इस्तेमाल करोगे, है ना। तो सर पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि सर अगर दो समान, है ना, दो समान परिमाण के सदिश, क्या बोलता हूं, सेम वैल्यू समान परिमाण के सदिश है, अगर उनके बीच में से कोण कितना 0 डिग्री, 0 मतलब समान दिशा में है, तो उनका परिणामी डायरेक्टली जोड़ने से मिल जाएगा, a प्लस a 2a। बहुत बढ़िया। अगर दोनों के बीच में से कोण कितना 180 डिग्री है, मतलब दिशा उल्टा है, तो भैया इनका रिजल्टेंट a माइनस a 0 आएगा। बहुत बढ़िया, खास पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगर दोनों के बीच में कोण कितना 60 डिग्री है, 60, दोनों का वैल्यू सेम, कोण है कितना 60 डिग्री कोण वाले केस में रिजल्टेंट कितना आएगा √3a। याद रखना, बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक सर। अगर मेरे पास क्या है, दोनों सदिश के बीच में से कोण कितना 90 डिग्री है, दोनों का वैल्यू सेम, यस सर, कोण कितना 90 डिग्री, ओके सर। जब ये अवस्था आएगा तो रिजल्टेंट हमेशा √2 गुना होगा a का, √2 गुना होगा मेन वेक्टर का, अच्छा अगर उनके बीच में से कोण कितना 120 डिग्री है समान परिमाण के, तो ऐसी अवस्था में उनका परिणामी a के बराबर, मतलब उन्हीं के बराबर आएगा, रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर मेरे पास आ जाएगा सर। ठीक है, डन है, समझ गया, मुझे इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं है। अच्छा अब नंबर 6 पॉइंट थोड़ा काम का, क्या बोलते हैं, समान
परिमाण के समान परिमाण के सदिश एक दूसरे के साथ समान कोण पर। कि भैया सदिश है मेरे पास, दो से ज्यादा है, सबका परिमाण सेम, सबके बीच में कोण से। देख 3 सदिश है, यस सर, तीनों के बीच में एक समान कोण 120 120 120। सर अगर सबका परिमाण समान कोण समान तो उनका परिणाम से कितना 0 आएगा। सर 4 वेक्टर हैं, चारों के बीच में एक समान कोण 90 90 90 90। सर फिर से इनका रिजल्टेंट भाई कितना 0 आएगा। बहुत बढ़िया। सर 6 हैं, 6 के बीच में समान कोण 60 60 60 60 60। सर तब भी इनका रिजल्टेंट भाई कितना 0 आएगा। तो कुल मिला के अगर मेरे पास n सदिश है, n 10 15 20 कुछ भी हो सकता है, कि बहुत सारे सदिश सबका परिमाण सेम, सबके बीच में कोण सेम, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा ही 0 आता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, चलेगा। काम के पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा इनका यूज़ देख। हाँ बच्चों, थोड़ा सा अपने से क्या एक पेज मिस हो गया था, तो वो अपन कर लेते हैं। अपने पास क्या है कि अगर आपको वेक्टर दे रखा है उसके घटक के रूप में, है ना, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, है ना, सेम तरीके से मेरे पास क्या बी वेक्टर। अब अगर मुझे इनको जोड़ना है तो अगर मैं जब कभी दो वेक्टर को जोड़ूं या घटाऊं तो हमेशा i में i वाला, j में j वाला और k में k वाला अपने को जोड़ना होता है, तो अपन इनको जोड़ देंगे। ठीक सर। अब अगर हमने सर देख लिया सदिशों का योग, अब मेरे को देखना है अंतर। ठीक है, अपने को देखना है अंतर की वजह से हमने सदिश को जोड़ना सीख लिया, उनको घटाएं किस तरह से। देखो अब समझा कि घटाना मतलब क्या है, a माइनस बी। अब माइनस बी को आप लोग क्या कर सकते हो, माइनस को ले लो अंदर, बाहर लिख लो प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ सर, तो आप इसको कह सकते हो कि a वेक्टर का माइनस बी वेक्टर के साथ योग, कि भैया आप इसको भी योग की तरह देखोगे। अब आपने क्या बी वेक्टर को माइनस, मतलब क्या है, जब कभी किसी वेक्टर के आगे माइनस लग जाता है मतलब उसकी दिशा उल्टा हो जाता है, मतलब बी वेक्टर का विपरीत सदिश की दिशा इसकी उल्टी कर चुका हूं। अच्छा 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 अच्छा, बी वेक्टर की विपरीत दिशा में मेरे पास ये होगा, तो बी वेक्टर से बिल्कुल उल्टा है। चल ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक तो है ए वेक्टर, यस सर, बी वेक्टर है, हमें चाहिए माइनस बी, माइनस मतलब बी का उल्टा कर दिया। अब मेरे को चाहिए रिजल्टेंट इसका और इसका, इन दो का मेरे को चाहिए परिणामी। तो आपन ने जो देखा था चतुर्भुज नियम, हाँ सर, कि आप इन दोनों को मिला के एक चतुर्भुज बना दो। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज बन जाएगा तो उनके बीच से गुजरने वाला जो विकर्ण होता है वो उनके परिणामी को दर्शाता है। तो बस फर्क इतना सा है, पुराने फॉर्मूला में क्या है, हमारे पास कोण थीटा था, अभी कितना होगा 180 माइनस थीटा, हमारे पास कोण होगा ए और माइनस बी के बीच का, ये होगा उनका रिजल्टेंट। तो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा है, बस कोस थीटा की जगह पे कोस 180 माइनस थीटा होगा। और जब ये चीजें आप लोग अपने फॉर्मूला में डालोगे, जब ये चीजें अपने फॉर्मूला में डालोगे, ये मेरे पास क्या है फॉर्मूला रिजल्टेंट का, ये बन के जाएगा। ठीक है, कि मेरे पास दो वेक्टर का हमें करना है अंतर, डिफरेंस करना है, तो उसका परिणामी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। योग में क्या था, यहां बीच में प्लस था, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, अब इनसे जुड़ा एक खास सवाल जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नोट, कि सर अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, क्या कह रहा हूं, a प्लस बी और a माइनस बी अगर दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a और b आपस में क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री कोण है, कि a वेक्टर जो है वो लंबवत है भाई किसके, b वेक्टर के। ठीक है, चलेगा? हाँ सर, कोई समस्या इसमें नहीं है, तोड़ेगा, शानदार। ठीक है, तो ये अंतर वाला पार्ट बीच में थोड़ी स्लाइड मेरे से मिस हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐड किया गया, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिले, बाकी सब कुछ चलेगा। ठीक है, चलो भाई अपन करते हैं वापस कंटिन्यू उसी पार्ट पर। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू को मिलेगा सर। ठीक है, अब आता है भैया इस चैप्टर का एक आखिरी पोर्शन, जिसको बोलते हैं सदिश गुणनफल, दो वेक्टर का गुणा। अब सदिश के गुणनफल भैया यहाँ पे होते हैं दो तरह के, एक होता है आपका अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल। कि भैया कि वेक्टर को दो तरह से गुणा कर सकते हो। जो पहला वाला है इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। सर क्यों? क्योंकि जो परिणामी होता है वो अदिश होता है, इनसे जो आपको परिणामी मिलता है वो एक अदिश राशि होता है, परिणामी अदिश प्राप्त होता है, इनके गुणनफल से परिणामी आपको अदिश प्राप्त होता है, इसलिए आप इसको अदिश गुणनफल कहते हो।
ठीक सर फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला कहता है आपका A डॉट बी, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? पहले का परिमाण, बी क्या? दूसरे का परिमाण, थीटा क्या? उनके बीच का कोण। ओके सर, ये सिंपल सी कहानी है। अच्छा, अब अगर ऐसे में आई कैप को आई कैप से गुणा करो, सर आई और आई तो समान दिशा में, समान दिशा में, आई और आई समान दिशा में, कितना कोण आएगा? 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री आएगा भाई कॉस 0 का मान कितना? 1, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। उसके अलावा आई डॉट जे करना, आई और जे का कोण कितना? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो आई का जे से डॉट प्रोडक्ट 0, जे का के से 0, के का आई से 0। अच्छा सर, तो जब कभी डॉट प्रोडक्ट करो, ये बात दिमाग में क्लियर रखना, आई को आई से गुणा करने का है, जे को जे से गुणा करने का है, के को के से गुणा करने का, क्योंकि बाकी तो 0 आएंगे, बाकी तो 0 आएंगे। सर ठीक है। काम का पॉइंट नंबर 2 कि सर अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए, किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो भैया वो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अच्छा सर चलेगा। बच्चों 1 मिनट ना, है ना, 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज। अरे बच्चे लोग ज़रा रुकेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे तो पोस्ट का ऑप्शन ही ना है, करना पड़ेगा बाबू। चल लिखते हैं, है ना, ठीक है। मेरे पास आएगा ए डॉट ए स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ऐसे ही मैं कहूँ ए डॉट बी, मान लो 2 वेक्टर हैं मेरे पास, 2 वेक्टर हैं, 2 अलग अलग, एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप, है ना। मैं कर रहा हूँ उनका डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने कहा ना आई को आई से, जे को जे से, के को कैसे गुणा करने का है। देख मान ले ए वेक्टर है, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप। अच्छा, सभी वेक्टर क्या है? सभी वेक्टर मेरे पास है बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप, बी जेड के केप। हाँ सर, ऐसा मेरे पास है। तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो भाई इस नियम के अनुसार आई को आई से ए एक्स बी एक्स, वाई को वाई से ए वाई बी वाई। हाँ सर, जेड को जेड से ए जेड बी जेड। सर ठीक है, मैं इनको ऐसे गुणा कर दूंगा, चलेगा क्या? हाँ सर ठीक है। बात करते हैं, ये मेरे पास हो गया। अब अगर 2 सदिश के मध्य मुझे कोण निकालने को बोला जाए कि भाई मेरे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं, ये और ये, इनके बीच में कोण बताओ कैसे निकालेंगे, तो भैया इस फॉर्मूला के हिसाब से कॉस थीटा क्या बनेगा? ए डॉट बी, ए बी को ले जाओ नीचे, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा जो कि काम का है। 2 वेक्टर के बीच में कोण निकालने में बड़ा काम आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो 2 वेक्टर के बीच में कोण इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सर आपने पहले भी तो बताया था, वो था कि डायग्राम में वैल्यू कैसे निकाले। डायग्राम में ये क्या है? 2 सदिश दे रखे, उनके बीच का कोण पूछा गया, तो वो कोण इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा। और बहुत ही खास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पार्ट का कि अगर मेरे पास 2 सदिश आपस में लंबवत हैं, अगर 2 सदिश आपस में लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। सर क्यों? लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। देख लंबवत का लंबवत, हाँ सर, इसका मतलब है कोण कितना? 90 डिग्री है। कोण 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 कितना होता है? 0। मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। बहुत ही ज़्यादा काम का पॉइंट है, ठीक सर, चलेगा। और डॉट प्रोडक्ट में चाहे आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों मेरे पास सेम होते हैं। दोनों पास क्या होते हैं? सेम टू सेम होते हैं। इसमें अपने को कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। अच्छा, बात समझते हैं। अगर मैं कर रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैं कर रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या कर रहा हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। भाई रुक जा, पेन चेंज करता हूँ, कौन सा ले लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट सर इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। सर क्यों इसको सदिश गुणनफल इसलिए कहा जाता है? क्योंकि इससे प्राप्त जो आपका अंतिम मान होगा ना, वो एक सदिश राशि होता है। अच्छा, तो इनसे आपको हमेशा परिमाण में, परिणामी जो आपको मिलेगा, परिणामी क्या होगा भैया? परिणामी सदिश प्राप्त होता है। परिणामी मेरे पास क्या है? सदिश प्राप्त होता है। परिणामी सदिश प्राप्त होता है, ठीक है। परिणामी भैया आपको क्या है? सदिश प्राप्त होता है। सर ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। अब सर लिखते कैसे? देखो सी वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो यहाँ पे बीच में लिखा था डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है? क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सी बात सर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं सर, ठीक है, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रॉस कर रहा हूँ सर, ठीक है।
क्रॉस करता है तो भैया एक तो होता है उसका परिमाण ए बी साइन थीटा, ये क्या है, परिणामी सदिश का परिमाण, वैल्यू 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 मैग्नीट्यूड। अच्छा, और जो होता है आपका एन कैप, ये दिखाता है उसकी दिशा को। जो आपका होता है एन कैप दिखाता है डायरेक्शन को, दिशा को। अब सर ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। करना क्या है, अगर मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी तो अंगूठे को ए से बी की तरफ घुमाओगे, सीधे हाथ के अंगूठे को ए से बी की तरफ घुमाएंगे। जब अपने अंगूठे को ए से बी की तरफ घुमाओगे, ए से बी की तरफ घुमाया, तो जो आपका अंगूठा होगा वो परिणामी सी को दर्शाएगा। फॉर सिंपल एग्जांपल कि हमारे पास ए है बी है, समझ हमारे पास क्या है कि ए है और बी है, तो अपने सीधे हाथ को ए पे रखकर बी की तरफ घुमाओ, जहां पे अंगूठा होगा वो सी को दिखाएगा। और ध्यान से देखना, ये कॉपी थी है ना, दो सदिश ए है बी है, तो ए से बी की तरफ घुमाया, अंगूठा गया ऊपर, ऊपर कहाँ, इस कॉपी के परपेंडिकुलर। तो मेरे पास क्या होता है, जो परिणामी सदिश होता है सी, वो हमेशा ए और बी के लंबवत आता है। तो भैया काम के पॉइंट, परिणामी सी जो होता है वो हमेशा ए के और बी के दोनों के लंबवत आएगा। अच्छा, और ए प्लस बी कहाँ होता है सर, ए प्लस बी उसी तल में आता है जहां पे ए और बी रहते हैं। तो अगर आपका सी ए के लंबवत है, बी के लंबवत है, तो ए और बी से बनने वाले सारे सदिश उनके भी लंबवत आएगा, चाहे ए प्लस बी हो, चाहे ए माइनस बी हो, चाहे 2a प्लस बी हो, चाहे ए प्लस 2b हो, कुछ भी हो, ए और बी के जोड़ने घटाने से जो बनेगा सबके लंबवत आएगा सी वेक्टर। सर ठीक है, चलेगा, ओके। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक सिंपल सा रूल होता है। अब हर बार तो उंगली घुमाने नहीं बैठते हैं, तो एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होता है, आई जे के, आई क्रॉस जे के बनेगा, आई क्रॉस जे के बनेगा, जे क्रॉस के आई बनेगा, यस सर, के क्रॉस आई जे बनेगा। सर अगर मैं इन तीरों से उल्टा चलूँ तो, अगर हम इस तीर से उल्टा चले वो चल जावे, अगर हम लोग इस तीर से उल्टा जाएंगे तो अपने आप आपका आंसर माइनस में हो जाएगा। जैसे कि आई क्रॉस जे के बना, अगर मैं जे क्रॉस आई करूं तो माइनस में आएगा, जे क्रॉस के आई आया, के क्रॉस जे माइनस आई होगा। सर ठीक है, के क्रॉस आई जे था, आई क्रॉस के माइनस जे बनेगा। सर ठीक है, चलेगा। तो ऐसे आप लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। और देखो, अगर मैं आई क्रॉस आई करूं, जे क्रॉस जे करूं, के क्रॉस करूं, कितना जीरो होगा। सर ऐसा क्यों? देख, जब आप इनको खुद से गुणा करते हो तो भाई इनके बीच में से कोण कितना का 0 डिग्री। देख कैसे, आई और आई के बीच में कोण 0, जे और जे 0, के और के 0, आई आई जे जे के कितना कोण 0 आएगा। तो अगर इनके बीच में कोण 0 है तो फॉर्मूला के हिसाब से साइन थीटा कितना बनेगा 0, इसलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। चल ठीक है, तो या तो इनका इस्तेमाल करो या फिर इसके अलावा एक होता है आपका डिटर्मिनेंट मेथड, वो आता है कुछ ऐसे कि सर ये होता है कि भैया आई जे के, हाँ सर, तो अगर मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो पहले आप लोग ए के संख्या लिखोगे, अगर बी क्रॉस ए है तो पहले बी की संख्या लिखोगे। तो जो भी यहां होता है उसके नंबर पहले यहां लिखने में आते हैं, फिर बी वाला यहां लिखने में आ गया। आप डिटरमिनेंट सर सॉल्व कैसे करते हैं, अगर मुझे आई कैप निकालना तो ये लाइन और ये लाइन छुपाते हो, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे लिखा है। हाँ सर, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, सर बन गया है ना। सेम तरीके से अगर मुझे क्या निकालना है सर, जे कैप वाला माइनस जे कैप निकालना, तो इस वाली लाइन को और इस वाली को छुपा दोगे, ए का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड लिख दिया। जे के आगे माइनस लगाना होता है। सेम तरीके से के लिए कर दोगे, सर के लिए क्या करूंगा, के लिए के वाली लाइन को छुपा दोगे, ये 4 बचेंगे, तो इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे। क्या बात सर, मजा आ गया। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, चलेगा। हाँ सर, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका होता है। अब इसमें से खास पॉइंट कि यदि मेरे पास 2 वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, अगर 2 वेक्टर आपस में समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0 आता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दोनों समांतर, समांतर मतलब कि उनके अनुपात सेम आएंगे, x का x के साथ, y का y के साथ, z के z के साथ जो अनुपात बनेगा वो मेरे पास सबके लिए सेम आएगा। अच्छा है सर, चलेगा, दौड़ेगा, बढ़िया, शानदार सर, ठीक है। तो अनुपात मेरे पास इनका सेम आएगा। अच्छा, उसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम लोग यहां भी कर सकते हैं कि मान लो पास क्या कोई त्रिभुज है, आपने 2 वेक्टर को दिखा रखा है इसकी 2 भुजाओं के रूप में, ऐसे
ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका जो होगा एरिया, क्षेत्रफल, एरिया इसका मिलेगा ए क्रॉस बी का जो परिमाण आएगा बटे में 2 के साथ। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास क्या है आपका ऐसे एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं के रूप में मेरे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी। अगर मुझे इसका एरिया निकालना रहा तो जो इसका एरिया है वो मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, चलेगा। अच्छा, और अगर मेरे पास वही समांतर चतुर्भुज है लेकिन जो आपके वेक्टर है ना, वेक्टर वो भुजा नहीं, इसके विकर्ण बनते हैं, एक बन गया ए, एक बन गया बी, तो मेरे पास क्या विकर्ण बने में, तो इनका जो मेरे पास होगा एरिया वो आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का आधा। इससे आप लोग इनके एरिया निकाल सकते हो, चल जाएगा। जी हाँ सर। उसके अलावा मेरे पास क्या होता है, एक लास्ट टॉपिक इसमें जो बचता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक, ए का बी की दिशा में घटक। अच्छा सर, अगर घटक कर रहे हो ए का तो ए का घटक बनेगा ए कॉस थीटा। सर कॉस थीटा क्या था, दोनों वेक्टर के बीच का कोण, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। जब इसको यहाँ पे रखोगे, जब इसको यहाँ पे रखोगे तो कितना पास आएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी का परिमाण। अच्छा सर, अगर उल्टा कर दूं कि भाई बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में घटक अगर करना हो तो तब क्या करेंगे, तब बी cos थीटा बनेगा, बी cos थीटा बनेगा। सर बी cos थीटा, बी का घटक, यस सर, किसकी दिशा में, ए की दिशा में, डन। जब इसको लिखोगे तो मेरे पास ये ऐसा बन जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बटा ए। तो ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है आपके वेक्टर का माइंड मैप खत्म। तो आई होप यहाँ पे हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से रिवाइज कीजिए। अच्छा टॉपिक है, बहुत काम आता है, आगे आने वाले चैप्टर में बहुत इसका यूज़ होता है। तो इसको अच्छे से, प्यार से, तमीज़ से इसको समझिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।